जब चिकित्सा की बात आती है तो एलोपैथी को उसका क्रेडिट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि एलोपैथी के बिना तो चिकित्सा नहीं हो सकती। एलोपैथी को जो क्रेडिट दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है? लोग जब आयुर्वेद की बात आती है तो वो कहते हैं कि आयुर्वेद तो बहुत स्लो चिकित्सा करता है। फिर वो दूसरा कहता है कि आयुर्वेद तो आहार विहार का ग्रंथ है, चिकित्सा का ग्रंथ नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज को मैनेजमेंट करने का ग्रंथ है। फिर जब आयुर्वेद की बात आती है तो लोग ये ताना कसने का काम करते हैं। वो कहते हैं कि यदि एक्सीडेंट हो जाए, यदि आपात स्थिति हो जाए तो आयुर्वेद के पास सर्जरी कहाँ है? आयुर्वेद क्या कोई ऑपरेशन कर सकता है? आयुर्वेद क्या किसी इमरजेंसी में काम आ सकता है? तो इस पूरी दुनिया में सर्जरी को पूरी दुनिया को देने का काम आयुर्वेद ने किया। पूरी दुनिया में जहां मेडिसिन की बात होती है, काय चिकित्सा की बात होती है, तो बात आती है महर्षि चरक की। और जब पूरी दुनिया में शल्य चिकित्सा की, सर्जरी की बात होती है, तो सर्जरी के फादर के रूप में, पूरी दुनिया में फादर ऑफ सर्जरी के रूप में महर्षि सुश्रुत का नाम आज भी लिया जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां के मेडिकल कॉलेजेस में सुश्रुत को पढ़ाया जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां के मेडिकल कॉलेज के बाहर सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई है कि पूरी दुनिया में यदि सर्जरी किसी ने सिखाई तो वो आचार्य सुश्रुत ने सिखाई। और कब सिखाई? कम से कम 2500 साल पहले चल सिखाई। मतलब जो प्रमाण लिखित मिलते हैं, उनके लिखित, हस्तलिखित जो पांडुलिपियां मिलती हैं, उनकी यदि कार्बन डेटिंग करते हैं तो वो कम से कम 2600 साल पुरानी है। अब ये 2600 साल पुरानी जो सुश्रुत की पांडुलिपि मिलती हैं, उससे पहले सुश्रुत कब रहे होंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले की पांडुलिपियां यदि रही होंगी तो वो नष्ट हो गई होंगी, या उससे पहले जो परंपरा चलती थी वो श्रुति परंपरा चलती थी। तो 2600 साल पहले जब पूरी दुनिया जंगलों में रहती थी, पूरी दुनिया को खाना पकाना नहीं आता था, पूरी दुनिया को घर बनाना नहीं आता था, पूरी दुनिया जब कबीलों में रहती हुई लकड़ी के आगे पत्थर के टुकड़े बांधकर पशुओं का शिकार करके कच्चा मांस खाती थी, पूरी दुनिया जब कपड़े पहनना नहीं जानती थी, कपड़ों के नाम पर पशुओं की खाल के लबादे या पत्तों को लपेट लेती थी, पूरी दुनिया जब वृक्षों के ऊपर रहती थी, घर बनाना नहीं जानती थी, पूरी दुनिया के पास जब परिवार नाम की इकाई नहीं थी, उस समय महर्षि सुश्रुत जैसे आचार्य, जैसे वैज्ञानिक, जैसे साइंटिस्ट, जैसे डॉक्टर हमारे पास थे, जैसे सर्जन हमारे पास थे, जिन्होंने सुश्रुत संहिता जैसा ग्रंथ लिखा। अब ये सुश्रुत संहिता कितना चमत्कारी ग्रंथ है, हम भारतीयों की एक बड़ी विडंबना है, बड़ी गलती है। गलती क्या है? लाला लाजपत राय जी ने ठीक कहा है कि पूरी दुनिया में केवल एक कौम ऐसी है, एक सभ्यता संस्कृति ऐसी है जो अपने पूर्वजों की आलोचना करती है, उनके महान गौरव को पहचानती नहीं है। तो आचार्य सुश्रुत 2500 साल पहले कम से कम जो प्रमाण मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक, ये कोई एक व्यक्ति नहीं रहे। ये जैसे आज शंकराचार्य की पदवी है, आज जैसे चीफ जस्टिस की पदवी है, आज जैसे प्रधानमंत्री का एक पद है, ये प्रधानमंत्री, ये शंकराचार्य, आज जैसे कोई एक पद है जिसके ऊपर व्यक्ति बदलते रहते हैं, ऐसे ही पुराने जमाने में जो शंकराचार्य हैं, जो वशिष्ठ हैं, जो विश्वामित्र हैं, इनका समय बदलता रहता था, ये पदनाम चलते थे। ऐसे ही चरक और सुश्रुत, सुश्रुत कोई एक नहीं रहे होंगे। हो सकता है सुश्रुत की वो परंपरा चली हो जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा चलती हो, और सुश्रुत जो सर्जरी का आचार्य है उसका एक पद हो, उस पद के ऊपर नॉमिनेशन होता हो, उसके ऊपर सिलेक्शन होता हो। तो आज से 2500 साल पहले पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाने का काम आचार्य सुश्रुत ने किया। और सर्जरी भी कौन सी सर्जरी? ऐसे कोई चोट लग जाए उसके ऊपर कोई तेल पत्ते लपेटने की सर्जरी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी। और प्लास्टिक सर्जरी में भी कौन सी प्लास्टिक सर्जरी? राइनोप्लास्टी। मतलब नाक किसी की काट दी जाए तो उस नाक को, गाल के फ्लैप को लेकर, गाल के उत्तक को लेकर दोबारा से नाक बना देना, ऐसी सर्जरी। कटा हुआ होठ, किसी का जन्म से कटा हुआ होठ है, होठ कट गया है तो उस होठ की सर्जरी करना, किसी का कान कट गया है तो कान की सर्जरी करना, ये जो सबसे मुश्किल वाली सर्जरी है जिसको प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है, इस प्लास्टिक सर्जरी को भी जो सबसे पहले 2500 साल पहले करने वाले हैं वो आचार्य सुश्रुत रहे हैं। और आचार्य सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता नाम का ग्रंथ आज से 2500 साल पहले लिखा। इसका हिंदी में, इसका अंग्रेजी में भाष्य उपलब्ध है। एक नहीं, कई विद्वानों ने इनका भाष्य किया, और यही वो ग्रंथ था
जो 8वीं शताब्दी में जिसका अनुवाद अरबी भाषा में हुआ और इसको अरबी भाषा में किताबे सुश्रुत के नाम से अनुवाद करके अरबी भाषा से होता हुआ, अरब से होता हुआ ये हमारे ग्रंथ यूरोप में पहुंचे और यूरोप में जो ज्ञान विज्ञान पहुंचा वो भारत से अनुवादित होता हुआ, भारत से चोरी होता हुआ, भारत से ट्रांसफर होता हुआ गया। हम देखते हैं, अगर हम आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो 14वीं 15वीं शताब्दी तक हाल क्या था यूरोप का? यूरोप का हाल ये था कि यूरोप में जो ईसाई मान्यता है, वो ईसाई मान्यता क्या कहती है कि कोई व्यक्ति यदि मर गया तो मरने के बाद एक जजमेंट का डे होगा और मरने के बाद उस शरीर के, उस व्यक्ति के शरीर को हम काट नहीं सकते, उस व्यक्ति के शरीर के हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, तो उस व्यक्ति के शरीर को बहुत जिम्मेदारी के साथ कपड़े में लपेटकर जमीन के नीचे ताबूत में दफन कर दिया जाता है। और उस समय यह माना जाता था कि दफन किए हुए ताबूत या मरे हुए किसी शरीर को छेड़ना, इसका मतलब पोप के, चर्च के आदेश की अवहेलना करना है। और जो ये काम करेगा, जिसके शरीर को काट दिया जाएगा उसके शरीर को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जो जजमेंट डे होगा उसमें उस शरीर को जब दोबारा खड़े होना है तो वो खड़े नहीं हो पाएगा। तो पूरे यूरोप में ईसाई मान्यता में किसी भी शव का पोस्टमार्टम करना महापाप माना जाता है। और यही वो कारण है कि 15वीं शताब्दी तक ईसाई या यूरोप के जितने डॉक्टर हैं वो ये मानते थे कि शरीर के अंदर जो खून है वो नसों नाड़ियों के अंदर नहीं बहता, वो खून गुब्बारे की तरह शरीर में मटके की तरह भरा रहता है और मटके को जैसे कहीं से तोड़ दो तो खून निकलता है, वैसे ही भर भर के खून निकलता है। उनके अंदर नसों नाड़ियों के ज्ञान जैसी कोई चीज उनके पास नहीं थी। 15वीं शताब्दी तक यूरोप के व्यक्ति ऐसा मानते थे कि शरीर के अंदर हमारे जो लीवर हैं, किडनी है, जो लंग्स हैं, हमारी जो छोटी आंत बड़ी आंत हैं, वो वैसे ही हैं जैसे पशुओं के अंदर हैं। वो शव छेदन के नाम पर, पोस्टमार्टम के नाम पर, शरीर रचना क्रिया विज्ञान को समझने के नाम पर वो उनके शरीर को काटते थे और उनके शरीर को काटकर जैसा जानवर का शरीर होता था ये सोचते थे कि आदमी का शरीर भी वैसा ही है। जबकि हम जानवर और आदमी के शरीर की बनावट की बात करें तो दोनों की बनावट एक जैसी नहीं है, दोनों की बनावट में मूलभूत बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन वो क्या मानते थे कि एक जैसा है। तो जो 300-400 साल तक जो यूरोप के लोग 500 साल तक ऐसा मानते थे कि शरीर तो जानवर के जैसा शरीर है, उससे पहले 2500 साल पहले आप कल्पना कीजिए कि वो भारत कितना महान रहा होगा। वो वैज्ञानिक, वो चिकित्सक, वो सर्जन, वो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वाघभट्ट कितने महान रहे होंगे जिन्होंने उस समय राइनोप्लास्टी की बात की, उस समय जिन्होंने होठों की सर्जरी की बात की, कान की सर्जरी की बात की, चेहरे की सर्जरी की बात की। और सर्जरी भी कितनी फाइन क्वालिटी की सर्जरी कि सर्जरी कर दी कटी हुई नाक की तो निशान नहीं दिखाई दे, कहीं कोई धब्बा नहीं दिखाई दे, कहीं कोई कट नहीं दिखाई दे। तो ये करने का काम हमारे आयुर्वेद ने, हमारे आचार्य सुश्रुत ने किया है। इन सुश्रुत को पूरी दुनिया में फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। अब ये सुश्रुत कौन से थे, इसके बारे में कई चर्चा होती है। जो सबसे अंतिम प्रमाण मिलता है वो ये मिलता है, काशी के अंदर एक काशीपति दिवोदास जी हुए हैं जो ईसा पूर्व 2री या 3री शताब्दी में हुए हैं। ईसा पूर्व 2री या 3री शताब्दी में जो काशीपति दिवोदास हुए हैं, दिवोदास ने उस समय जो सुश्रुत हुए उनको इसका ज्ञान दिया। अब ये जो दिवोदास हैं इनको ऐसा माना जाता है कि ये धन्वंतरी के अवतार थे। हम ये मानते हैं कि पुराने जमाने में एक भगवान धन्वंतरी हुए हैं जिनको पूरा मेडिकल साइंस का ज्ञान था। मेडिकल साइंस के उन ज्ञान विज्ञान को ब्रह्मा जी से भगवान धन्वंतरी ने, और धन्वंतरी ने आगे अश्विनी कुमारों से लेकर अलग अलग ऋषियों को यह ज्ञान आगे दिया था। आगे ये ज्ञान ऋषियों से होता हुआ जन जन तक, हमारे तक ये ज्ञान पहुंचा। तो आचार्य सुश्रुत के बारे में यह भी कहा जाता है कि आचार्य सुश्रुत राजऋषि शालिहोत्र के पुत्र माने जाते हैं। सुश्रुत के बारे में हम चाहे कितनी बात करें, मैंने जो कहा कि सुश्रुत हो सकता है एक से अधिक वैज्ञानिक रहे हो, एक कोई पदवी रही हो जिन्होंने सर्जरी के क्षेत्र में एक बड़ा काम करने का काम किया है। सुश्रुत संहिता में हो सकता है किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 100, 200, 500, 1000 साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का पुरुषार्थ रहा हो और उनकी रिसर्च को कंपाइल करने का काम सुश्रुत नाम के एक पीठासीन अधिकारी ने किया हो। जैसे विश्वविद्यालयों में कुलपति होता है तो कुलपति पद है, वो कुलपति बदलता रहता है। राष्ट्रपति एक पद है, राष्ट्रपति के नाम पर योग्य व्यक्ति बदलता रहता है। अब सुश्रुत संहिता ने क्या किया, देखिए अब हमारे आयुर्वेद में अगर हम केवल हार्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 500
500 साल पहले तक हार्ट नाम की कोई चीज की मान्यता यूरोप में नहीं थी, तो उस समय क्या माना जाता था कि शरीर में खून गुब्बारे की तरह भरा रहता है। हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले हृदय को क्या कहा गया है कि हृदय को 9 द्वारों वाला कमल कहा गया है। कमल कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा हार्ट है, इसको यदि हम ऊपर की ओर रखते हुए सीधा पकड़ते हैं तो ये इसके अंदर 9 छिद्र होते हैं। 3 छिद्र हमारे बाएं आलिंद में होते हैं, 4 दाएं आलिंद में होते हैं, एक एक दाएं और बाएं निलय में होते हैं। इस प्रकार से 9 छेद बनते हैं और नीचे जो इसकी नलिका होती है वो कमल की कली जैसी दिखाई देती है। तो हृदय की जो संरचना है उसको हजारों साल पहले जिस देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बता दिया हो, वो देश वैज्ञानिक तौर पर पिछड़ा नहीं हो सकता। शव छेदन के लिए जब यूरोप में शव छेदन की मनाही थी, तो उससे पहले आचार्य सुश्रुत 2500 साल पहले आदमी के मृत शरीर को लेकर उसके ऊपर रिसर्च करने का काम करते थे। रिसर्च कैसे करते थे? उन्होंने तय किया कि किस व्यक्ति का मृत शरीर लेना है, तो उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जहर से नहीं हुई हो, जिसकी आयु 100 साल से ज्यादा नहीं हो, मतलब जिसका शरीर हम लें यदि 100 साल से ज्यादा आयु हो चुकी है तो उसके अंदर जो मांस, मेद, अस्थि, मज्जा है उनका कंपोजिशन बिगड़ जाता है, तो हम अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकते, उनकी नस नाड़ियों को ढूंढ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि 100 वर्ष से कम की आयु हो, व्यक्ति दिखने में ठीक ठाक स्वस्थ रहा हो, और जिस व्यक्ति का शरीर लिया जाए, मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए या अन्वेषण के लिए, आगे पढ़ाने के लिए, रिसर्च के लिए लिया जाए, उसकी मृत्यु जहर से नहीं हुई हो, उसका कोई अंग कटा हुआ नहीं हो। 15वीं शताब्दी तक यूरोप में शरीर को डिसेक्शन करना पाप है, और हमारे यहाँ 2500 साल पहले की रिसर्च देखिए कि हम बताते हैं कि किस प्रकार की डेड बॉडी को लेना है। फिर वो आगे क्या कहते हैं कि एक एक लेयर की अच्छी से रिसर्च करनी है, अच्छे से समझना है, तो उस जो शरीर है उसको डिकम्पोज करना है। और उन्होंने उस समय डिकम्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बताया कि जो डेड बॉडी ली है उस डेड बॉडी को एक खास प्रकार की घास में, कुशा में लपेटकर उसको बहते पानी में रखा जाए। बहते पानी में वो जो शरीर फूलेगा और वो जो डिकम्पोज होगा, उसके बाद जब उस शरीर को समझना है, उस शरीर को काटना है और उसमें एक एक नस नाड़ी को समझना है, एक एक टिश्यूज को समझना है, एक एक ऑर्गन को समझना है, तो समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि डेड बॉडी को लेकर उनकी आंतों के अंदर जितना मल है उसको निकाल दिया जाए। मल को निकालने के बाद उस डेड बॉडी को घास में लपेटकर उसको एक पिंजरे में डालकर, पिंजरे में डालने के बाद उसको बहते पानी में, लोहे के पिंजरे में डालकर, ताकि मछलियां और बहते पानी के जानवर उसको नहीं खा सकें, पिंजरे में डालकर बहते पानी में छोड़ देना चाहिए। और बहते पानी में कितने दिन छोड़ें? वो कहते हैं 7 दिन तक बहते पानी में, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचे, उस बहते पानी में उनको छोड़ दिया जाए। और 7 दिन और रातों के बाद वो इतना सड़ जाएगा, सड़ने से मतलब उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ेंगे, उसका वाटर अलग नहीं होगा, वो ऐसा डिकम्पोज नहीं होगा कि उसके ऊपर रिसर्च नहीं की जा सके। आज जैसे जब किसी डेड बॉडी को मेडिकल कॉलेज में रिसर्च करते हैं तो फॉर्मल्डेहाइड के जो लिक्विड होता है उस लिक्विड टैंक में रखते हैं, वो एक आधुनिक तरीका है। पुराने तरीके में जो सुश्रुत ने लिखा उसके बराबरी का दर्शन कहीं नहीं मिलता। फिर वो कहते हैं कि 7 दिनों के बाद शव को पिंजरों से निकालकर उसको धीरे धीरे उसे सुगंधित पौधों की जड़ों से, जो ब्रश बने हैं उन जड़ों से, जो बालों की ब्रश है, जो बांस की ब्रश है, जो मोटी घास के जो बने ब्रश हैं, उनको लेकर, और उन्होंने जो 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्र बनाकर, उन यंत्रों के साथ वो कहते हैं कि उस शरीर के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि एक एक नस नाड़ी का क्या क्या महत्व है, एक एक टिश्यूज का, एक एक सेल का, एक एक ऑर्गन का क्या महत्व है, और किस प्रकार से रोग पैदा होते हैं, किस प्रकार से रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है, और किस प्रकार से सर्जरी की जा सकती है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि स्किन की जांच करो, मांसपेशियों की जांच करो, जो रक्तवाहिकाएं हैं उनकी जांच करो, पूरे तंत्रिकाओं की जांच करो, शरीर के जितने ठोस अंग हैं उनकी जांच करो, जो खोखले अंग हैं उनकी जांच करो, जो हमारे जितने भी मसल्स हैं उनकी जांच करो, जितनी हड्डियां हैं उनकी जांच करो, जितने हड्डियों के ज्वाइंट्स हैं उनकी जांच करो। ये रिसर्च, इस प्रकार की सोच क्या आप कहीं और सोच सकते हैं, देख सकते हैं? और सुश्रुत
क्या कहते हैं? सुश्रुत अपनी सुश्रुत संहिता में 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्रों की बात करते हैं, आप सामने देख सकते हैं। और आधुनिक चिकित्सा में भी जो यंत्र बने हैं, उन यंत्रों का जो मूल कॉन्सेप्ट आता है वो इसी कॉन्सेप्ट से आता है। कितने अद्भुत सर्जन सुश्रुत थे। वो कहते हैं कि जो सर्जन है, उस सर्जन को इतना दक्ष होना चाहिए कि वो ये जो हमारा जो बाल है ना, इस बाल को खड़ा कर दिया जाए तो खड़े हुए बाल को भी 2 हिस्सों में काट सके, ऐसे यंत्र सर्जन के होने चाहिए, चिकित्सक के होने चाहिए। और चिकित्सक के अंदर ये गुण होना चाहिए, उसका हाथ इतना फाइन होना चाहिए। एक ये जो बाल है, इस बाल की मोटाई 70-80 माइक्रोन के बराबर होती है। 1 मीटर के 1000 हिस्से करें तो 1 मिलीमीटर बनता है। 1 मिलीमीटर मतलब आपके नाखून के बराबर की मोटाई। अब आप अपने नाखून के बराबर की मोटाई के भी 1000 हिस्से कर लें तो उससे बनता है 1 माइक्रोन। ये जो हमारा बाल है ये 70 माइक्रोन का है। 30-40 माइक्रोन की चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं, तो जो हमें आंखों से दिखाई देने वाली 70 माइक्रोन की चीज है, उसको 30 माइक्रोन में भी काट सके ऐसा यंत्र हमने यदि 2500 साल पहले बनाया है, तो हमारा मटेरियल साइंस क्या रहा होगा, हमारी इंजीनियरिंग क्या हुई होगी। और हमने यदि बाल को भी 2 हिस्सों में काटा है, तो माइक्रोन में जो हमने गिनती की है, तो उस गिनती के मापतोल की इकाइयां हमारी क्या रही होंगी। आप कल्पना करके देखिए कितना अद्भुत विज्ञान हमारे पूर्वजों का रहा है। और वो जो भारत में जो हमारे सर्जन होते थे, वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट होते थे, जो जनरल सर्जरी है वो सारी करते थे, यूरोलॉजी की सर्जरी करते थे, ऑर्थोपेडिक्स करते थे, जो बच्चों की चिकित्सा की सर्जरी है वो करते थे, प्लास्टिक सर्जरी करते थे, ओरिडेंटल सर्जरी करते थे, और जो गायनी की सर्जरी है वो हमारे भारत में हमारे चिकित्सक करते थे। अब बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, उनको ये लगता होगा कि अतिशयोक्ति हो रही है, राकेश जी क्या बोल रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, इसके ऊपर तो यकीन नहीं है। यकीन किसी को नहीं होगा। आज ये मोबाइल है, इस मोबाइल के विषय में 25 वर्ष पहले कोई कहता कि ऐसा एक यंत्र होगा जिसके अंदर कोई तार नहीं होगा, कोई बिजली लगाने की जरूरत नहीं होगी, और उस यंत्र से आप कई लाख किलोमीटर दूर की फोटो देख सकते हैं, उस यंत्र से बात कर सकते हैं, उस यंत्र में आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस यंत्र से आप दुनिया का कोई वीडियो देख सकते हैं छोटी हथेली पर। 25 साल पहले कोई कहता कि हथेली के ऊपर आप टीवी देख सकते हो, आप यकीन नहीं करते। 30 साल पहले कोई आपको 1990 में ये कहता कि टीवी दीवार के ऊपर टंग जाएगा, आप यकीन नहीं करते। तो हमारा जो साइंस है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो उतना ही सोच पाता है जितनी उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। आज मोबाइल हमारे पास है, आप कल्पना कीजिए एक प्रलय हो जाए, सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए, मोबाइल की चिप लगाने की कंपनी बंद कर दी जाए, मोबाइल के अंदर जो बारीक बारीक इक्विपमेंट लगते हैं, जो कैमरा लगते हैं, जो स्क्रीन लगती है, जो छोटे छोटे इक्विपमेंट हैं, और इनको बनाने की जितना ज्ञान विज्ञान, एक मोबाइल को बनाने में कम से कम 1000 फैक्ट्रीज लगती हैं, कम से कम 10,000 लोगों का ज्ञान और मस्तिष्क लगता है, तब जाकर एक मोबाइल बनता है। इस ज्ञान को यदि कोई नष्ट कर दे और केवल मोबाइल बनाने की पुस्तक रह जाए, मोबाइल बनाने की जो मोबाइल के अलग अलग यंत्र हैं, अलग अलग छोटे छोटे बारीक बारीक चीजों को जोड़ने के लिए बनाई गई है, वो नहीं हो और कोई पुस्तक के आधार पर बना दो, तो वो बनाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब कोई इक्विपमेंट बनता है, जब कोई यंत्र बनता है, तो ज्ञान विज्ञान जब डेवलप होता है, तो ज्ञान विज्ञान समग्रता के साथ डेवलप होता है। तो आज चाहे हमें ये अटपटा लगे कि उस समय राइनोप्लास्टी होती होगी, उस समय हमारे जो होठों की बहुत मुश्किल सर्जरी मानी जाती है वो सर्जरी होती होगी, कॉस्मेटिक सर्जरी होती होगी, तो इसके ऊपर हो सकता है आपको यकीन नहीं हो, ये पूरी तरह से पर उतना ही सत्य है जितना अपने हाथ में आज मोबाइल जैसे यंत्र की आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे। अब आश्चर्य की बात और क्या है, उन्होंने उस समय कहा कि राइनोप्लास्टी की जा सकती है। राइनोप्लास्टी में वो कहते हैं, उन्होंने उस समय 2500 साल पहले कहा है कि गाल की चमड़ी को लेकर, गाल की चमड़ी को लेकर कटी हुई नाक की राइनोप्लास्टी की जा सकती है। उन्होंने उस समय अलग अलग हमारे स्किन की ग्राफ्टिंग में, अलग अलग फ्लैप में कैसे ताजा अगर रक्त का संचार जुड़ा रहेगा, यदि थोड़ा सा भी फ्लैप कहीं से जुड़ा हुआ है तो वो हमारी त्वचा का हिस्सा डेड नहीं हो सकता, और उस हिस्से के नीचे पूरी एक नई नाक को डेवलप किया जा सकता है। ये जो राइनोप्लास्टी आज हो रही है, इसकी 2500 साल पहले बात करने वाले यदि कोई व्यक्ति हैं तो वो आचार्य सुश्रुत हैं। आगे और क्या है, 600 ईसा पूर्व, 2500 साल पहले शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में किस स्किल की आवश्यकता है, किस कौशल की आवश्यकता है, किस स्पीड की आवश्यकता है, सुश्रुत ने अपने समय में से बहुत आगे जाकर
आज जो 2500 साल बाद आज जो हम कर रहे हैं उसको 2500 साल पहले उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाने का काम किया। मिट्टी से भरी हुई सब्जियों के ऊपर, चमड़े के थैलों के ऊपर, ककड़ी के ऊपर, लौकी के ऊपर किस प्रकार से कट लगाएं, किस प्रकार से उसको सीलें, किस प्रकार से उसमें कटिंग करें, किस प्रकार से उसमें यदि कोई दोष है तो उसको निकालने का काम करें। ये बहुत गहरी ट्रेनिंग देने का काम 2500 साल पहले करने वाले दुनिया के पहले सर्जन आचार्य सुश्रुत हैं। आयुर्वेद कोई सर्जरी से अछूता नहीं है। अभी विडंबना क्या है कि अपने भारत में जो आयुर्वेद की पढ़ाई करके बीएमएस करते हैं, उन बीएमएस व्यक्तियों को चाकू उठाकर किसी की सर्जरी करने का अधिकार नहीं है। भारत के अंदर जो बजट बनता है उस 98,000 करोड़ के बजट में आयुर्वेद को केवल 2,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो भी केवल आयुर्वेद को नहीं, आयुर्वेद को, यूनानी को, होम्योपैथी को, सिद्धा को, प्राकृतिक चिकित्सा को, इन सबको मिलाकर 2,000 करोड़ बनते हैं। इन 2,000 करोड़ों में एक साइड तो 98,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, और फिर फार्मा कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल के माध्यम से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से, फार्मा कंपनियों के माध्यम से लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जिस पैथी के ऊपर भारत में खर्च किए जाते हैं, और 20 लाख करोड़ रुपए के सामने 2,000 करोड़ रुपए खर्च करके हम कहें कि आयुर्वेद के अंदर ताकत नहीं है, तो यह सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा छलावा है। अब आचार्य सुश्रुत ने सर्जन की परिभाषा क्या दी है? वो कहते हैं 2500 साल पहले कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास साहस है, जिसके पास मन की ताकत है, और जिसके जो हाथ हैं उसमें पसीना नहीं आया हुआ, जिसके उपकरण बहुत तेज हैं, जिसकी अपने इक्विपमेंट के ऊपर, अपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत है, और जो ऑपरेशन को सफल करना चाहता है, जो किसी को प्राण बचाना चाहता है, और जो अपने रोगी के जीवन को सर्वोपरि मानता है, और जिसके मन में यह भाव है कि रोगी जिसने अपने जीवन को मुझे पिता समझकर सौंप दिया है, उसकी रक्षा मुझे बेटे की तरह करनी है। हमें सर्जन ऐसा मानना चाहिए, ऐसा सर्जन बनना चाहिए। यही एक आदर्श सर्जन होता है। तो 2500 साल पहले वो कौन सा ज्ञान था जिसमें समझा कि सर्जरी करते हुए हथेलियों को पसीना नहीं आना चाहिए, सर्जरी करते हुए उपकरण साफ होने चाहिए, सर्जरी करते हुए उपकरणों के ऊपर जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, और सर्जरी करते हुए पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो भरोसा है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ये सब बात करने वाले दुनिया के 2500 साल पहले जो सर्जन थे वो आचार्य सुश्रुत थे। शल्य का क्या अर्थ है? जो शल्य चिकित्सा, जो सर्जरी है, उसको पुराने जमाने में शल्य चिकित्सा कहा जाता है। शल्य का अर्थ है कोई धारदार, कोई तेज हथियार, तीर, कोई नुकीला चीज यदि हमारे शरीर में कहीं कोई घुस जाती है और वो जो पीड़ा देती है, तो उस चीज को बाहर निकालकर पीड़ा को दूर करने का काम जो करता है उसको शल्य तंत्र कहते हैं या शल्य चिकित्सा कहते हैं। अब ये जो शल्य चिकित्सा है, इसी में कॉस्मेटिक सर्जरी आती है, इसी में प्लास्टिक सर्जरी आती है, इसी में डेंटल सर्जरी आती है। 2500 साल पहले हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं, उन आचार्य सुश्रुत के समय में हमारी जो डेंटल सर्जरी है वो पूरी तरह से विकसित थी, प्लास्टिक सर्जरी विकसित थी, कॉस्मेटिक सर्जरी विकसित थी। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टिक के ऊपर, लोबुलोप्लास्टिक के ऊपर और ओटोप्लास्टिक के ऊपर, मतलब नाक की सर्जरी, होठों की सर्जरी और कान की सर्जरी के ऊपर जो काम किया है वो अद्भुत काम किया है। और आज भी इन अंगों की जो सर्जरी होती है उसमें सुश्रुत की जो गाइडलाइन है, सुश्रुत के जो सिद्धांत है वो मूल रूप से काम आते हैं। अश्विनी कुमार वैदिक काल में एक प्रमुख सर्जन थे। आपने सुना होगा कि गणेश जी का जब सिर काट दिया गया तो गणेश जी के धड़ के ऊपर हाथी का सिर लगाने का काम किया गया। लोग इसका मजाक उड़ा सकते हैं कि आदमी के शरीर के ऊपर हाथी का सिर कैसे लग सकता है, हाथी का सिर कैसे लगाया जा सकता है। 30, 40, 50 साल पहले जब हार्ट के ट्रांसप्लांट नहीं होते थे, 70, 80 साल पहले जब किडनी के ट्रांसप्लांट नहीं होते थे, तो ये कहा जाता था किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स ये ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकते। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लंग्स ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। धड़कते हुए हार्ट को ट्रांसप्लांट कोई कर सकता है, 50 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन आज ये हो रहा है। अब तक ये माना जाता था कि जो बच्चा पैदा होता है वो माता पिता के संयोग से पैदा होता है। आज वैज्ञानिकों ने वो चीज खोज ली है कि यदि बच्चे को पैदा करना है तो माता पिता दोनों की जरूरत नहीं है, माता पिता के केवल
किसी स्किन के सेल्स से भी किसी बच्चे को पैदा किया जा सकता है। तो साइंस जो आज जानता है उसी को अंतिम मानता है, उसके बाहर वो अंधविश्वास मान लेता है। हो सकता है किसी प्रकार के स्टेम सेल से उस समय उन्होंने ऐसी ग्रोथ की हो कि गणेश जी के सिर के ऊपर हाथी का सिर लग गया हो। हमें अज्ञान पूर्वक किसी चीज को खारिज नहीं करना चाहिए, हम उसका समर्थन भी नहीं करते हैं, पर मैं ये कहता हूं कि केवल इसलिए कि भारत में हिंदू धर्म में सनातन में ये कहा गया है तो इसको खारिज कर दो, ये अज्ञान है, ये अन्याय है। इसके ऊपर अन्वेषण होना चाहिए और इसको उसके बाद खारिज करना चाहिए। और जब तक अन्वेषण नहीं होता है तब तक इसको हम परीक्षा कोटि में रख सकते हैं कि ये हुआ है, इसकी चर्चा है पुराणों में, तो ये सत्य है या नहीं है, इसके ऊपर परीक्षण करना चाहिए। तो दक्ष जी ने जब अपना सिर काटा था, उसकी सर्जरी करने का काम, रिजासु की आंख का ऑपरेशन करने का काम, बिना दांत वाले फुशना के दांतों को ट्रांसप्लांट करने का काम, गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगाने का काम, युद्ध में अपना पैर खोने वाली राजा खेला की जो पत्नी थी बिस्पाल, उसके पैर में लोहे का पैर लगाने वाले। आज से 100 साल पहले कोई कहे कि पैर कट गया तो लोहे का पैर लगा दो तो कोई यकीन नहीं करता। आज रोबोटिक्स में ऐसे पैर आते हैं ना कि आर्टिफिशियल लिम्स ट्रांसप्लांट किया जाता है, लगाया जाता है और वो काम करते हैं। वो आज करें तो सच है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में किया गया है तो उसको झूठ बोला जाता है। और अश्विनी कुमारों ने ये काम कब किया? आज से 3000 साल पहले, कम से कम 3000 साल पहले जिसका रिकॉर्ड है ये काम किया है।